नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र। तो विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि जो विकास के मुख्य रूप से क्षेत्र हैं 5 हैं। एक है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट के तहत ही आपका एक आता है मोटर डेवलपमेंट, जिसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है, ये कैसे काम करता है, आज का ये मुख्य रूप से टॉपिक हम लोगों का है। इससे पहले एक चीज और है कि जो आज का टॉपिक है ये मुख्य रूप से ये हमें सीखने में ये भी मदद करेगा कि हम आज कैसे नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, और जिस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर को हम लोग संक्षेप में नोट्स बनाएंगे, लेकिन ये नोट्स संक्षेप में होगा, लेकिन आपके मन में जो कॉन्सेप्ट बैठेगा, दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बैठेगा वो विस्तृत तरीके से होगा। तो आज का जो क्लास है मोटर डेवलपमेंट में है, लेकिन इससे हम नोट्स बनाने का तरीका भी सीखेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्रियात्मक विकास। आखिर क्रियात्मक विकास किसे कहेंगे? क्रियात्मक विकास, और किसका क्रियात्मक विकास? तो जो शरीर है, तो शरीर का क्रियात्मक विकास होता कैसे है, आज का यही टॉपिक है। तो जो क्रियात्मक विकास है उसको सामान्य तौर पर समझा जाए तो कैसे कि जो बालक होता है तो बालकों की मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। या ये कहें कि जो बालक है तो बालक की जो मांसपेशियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, ये समन्वित रूप से क्रिया करेंगी, और समन्वित रूप से जब क्रिया करेंगी तो शारीरिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो समन्वित रूप से क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना ही हमारा कहलाता है क्रियात्मक विकास। जब बालक का क्रियात्मक विकास हो जाता है तो बालक कोई भी कार्य करता है तो उसमें एकीकरण दिखता है, कुशलता दिखती है। अगर बालक का क्रियात्मक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है तो बच्चा किसी क्रिया को करने में असफल रहता है। जैसे मान लीजिए कि कलम है, इस कलम को बच्चे को पकड़ना है, तो जब बच्चा इस कलम को पकड़ने के लिए जाएगा तो अगर उसके क्रियात्मक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है तो वो इधर से ले जाएगा, हाथ ऊपर से ले जाएगा, नीचे से ले जाएगा। लेकिन जब क्रियात्मक विकास सही से होगा तो जो मस्तिष्क उसका कहेगा उसके कि सीधे कलम पकड़ना है तो वो सीधे कलम पकड़ेगा, नहीं कि इधर से उधर से हाथ उठा के ले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो क्रियात्मक विकास जब हो जाता है तो बालक शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो यही है आपका क्रियात्मक विकास। आइए अब देखते हैं कि क्रियात्मक विकास किन किन नियमों पर आधारित होता है। तो जो हमारा क्रियात्मक विकास है वो किन किन नियमों पर आधारित है, तो मुख्य रूप से जो क्रियात्मक विकास के नियम है वो 5 हैं, और ये नियम 5 मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। इनको हमें बहुत सावधानी से देखना है, सीखना है, और इनसे प्रश्न इतना समझ लीजिए कि पेपर जो होगा आपका केवीएस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे जो भी पेपर हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो उसमें इनसे प्रश्न बनने के चांस पूरे बनते हैं। इसलिए इसको बहुत सावधानी से देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास करिए। तो देखिए क्या है पहला क्रियात्मक विकास का नियम। तो क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के परिपक्वता पर निर्भर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिपक्वता पर निर्भर है। कोई पूछे कि परिपक्वता किसे कहेंगे, तो आप इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैच्योरेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ को काफी विस्तृत चर्चा की गई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। परिपक्वता किसे कहा गया है, ये कैसे प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पे हम सामान्य से परिचय की बात करेंगे कि परिपक्वता क्या है। तो व्यक्ति या बालक के वृद्धि और विकास की वह चरम अवस्था जिसके बिना बालक या व्यक्ति किसी व्यवहार में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे ही हम परिपक्वता कहते हैं। यानी कि कोई बच्चा कोई क्रिया करना चाहता है और कुशलता पूर्वक करना चाहता है, तो जब कुशलता पूर्वक करना चाहेगा तो उसको एक परिपक्वता का जो स्तर है उसको पाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को कलम से लिखना सिखाना है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं उंगली की इतनी परिपक्व होनी चाहिए
कि वो इस कलम को पकड़ सके। अगर वह मेच्योर परिपक्व नहीं होंगी तो वह कलम को पकड़ने का काम सही से नहीं कर पाएंगी, और जो इससे क्रिया है लिखने की क्रिया, वो लिखने का कार्य भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए परिपक्वता, बच्चे को शुद्ध शब्दों का उच्चारण करवाना है, तो उसकी वोकल पार्ट, वाक इंद्रियां जब तक मेच्योर नहीं हो जाएं शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए, तब तक बच्चा बोलना भी नहीं सीख सकता। वही है परिपक्वता। तो क्या है कि क्रियात्मक विकास में मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो जो परिपक्वता पर निर्भर करता है, तो जो मांसपेशियां हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पे चूंकि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और यह एक लर्नर अधिगमकर्ता से संबंधित है, तो यहाँ पे हम मांसपेशियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। एक होगा ऐच्छिक, जिसे हम धारीदार और रेखित पेशियां भी कहते हैं, और एक होगा अधारीदार, जिसको अनस्ट्रिप्ड मसल, और इसे कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल। यह देखिए कि जो आपकी धारीदार या ऐच्छिक पेशियां हैं, यह चेतन नियंत्रण में होती हैं। चेतन नियंत्रण यानी कि आप इसको जानते हैं, समझते हैं और इसको आप नियंत्रित करते हैं। ये पेशियां, जैसे आप देखें हाथ आपके नियंत्रण में है, आप जो चाहे हाथ से कर सकते हैं। सिर को जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो सिर है, हाथ है, पैर को भी इधर कर सकते हैं। जीभ देखिए आपके नियंत्रण में है। कहने का अर्थ है कि ऐच्छिक पेशियां या धारीदार पेशियां या रेखित पेशियां आपके नियंत्रण में होती हैं और यह आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। तो जब इच्छा अनुसार जो कार्य करती हैं, उन्हीं का संबंध मनुष्य के क्रियात्मक विकास से होता है। तो पूछा जा सकता है पेपर में कि क्रियात्मक विकास का संबंध किस पेशी से है, तो हम कहेंगे कि ऐच्छिक या धारीदार पेशी से होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो अधारीदार पेशियां हैं, तो इसमें क्या होती है कि स्वतः गति होती है। स्वतः गति का अर्थ ये होता है कि इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ये पेशियां अमाशय, मूत्राशय, जनन वाहिनियों, रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर पाई जाती हैं और इन पर आपकी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन धारीदार पेशियों पर आपकी इच्छा का प्रभाव होता है। आइए, क्रियात्मक व्यवहार से इनका जो सीधा संबंध होता है, जैसे कि सिर, हाथ, पैर, जीभ आदि, बालक का जिस तरीके से धीरे धीरे क्रियात्मक विकास होता है। कैसे क्रियात्मक विकास होता है? क्योंकि बालक के जो हाथ, पैर, जीभ आदि का जो विकास है, यह भी धीरे धीरे होता है, इसलिए बालक का क्रियात्मक विकास भी धीरे धीरे होता है। और यह क्रियात्मक विकास के बारे में जान जाइए कि यह जो पेशियां होती हैं, ये थकती हैं। जैसे हाथ पैर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो ये थकती हैं, और थकते के कारण जब आप आराम कर लेते हैं तो फिर आप क्रिया करने लगते हैं सही तरीके से। इसका अर्थ हुआ कि जो यह रेखित पेशी हैं, ऐच्छिक पेशियां हैं, ये थकती हैं, और जब थकती हैं तो आराम की आवश्यकता होती है। यानी कि जब थकी हुई हैं तब यह सही से क्रिया नहीं करती, और जब आराम हो जाएगा तब ये क्रिया सही करेंगी। यानी कि इस पर क्रियात्मक प्रभाव जो है पड़ता है ऐच्छिक पेशी का। तो कह रहा है कि थकती हैं, क्रियात्मक व्यवहार प्रभावित होता है, और आराम करने से उसकी गति और कुशलता बढ़ जाती है। लेकिन जो आपकी दूसरी पेशी है, जिसे कि हम अधारीदार पेशी कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड पेशी कहते हैं, ये थकती नहीं है, ये 24 घंटा कार्य करती हैं। इस पर आपकी कोई इच्छा का प्रभाव नहीं होता है और इन्हें आराम करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो आपकी पेशियां हैं और मांसपेशियां और तंत्रिकाएं, ये जब तक मेच्योर नहीं होंगी तब तक आप सही से, या ये कहें कि आपका क्रियात्मक विकास सही से नहीं हो सकता। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है कि किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक कि बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व न हो जाए। देखिए, संबंध तो उसी से है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि कोई भी क्रिया को करने में वो निपुण नहीं हो सकता है जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए। अब बात आती है कि बालक किसी क्रिया को करने के लिए परिपक्व नहीं है, तो परिपक्वन के अभाव में क्या होगा,
यानी कि मैच्योरिटी के अभाव में क्या होगा, तो बालक परिपक्वन के अभाव में अगर वह अभ्यास करता है, प्रयास करता है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो स्थायी नहीं होगा। अल्पकालिक के लिए तो हो सकता है, लेकिन काफी दिनों के लिए वह लाभकारी नहीं होता है। यही बात बताई जा रही है कि परिपक्वन के अभाव में दिया गया प्रशिक्षण बालक या बालक द्वारा, यहां पे लिखा है या, बालक द्वारा किया गया प्रयास क्षणिक लाभ का होता है, लेकिन स्थायी लाभ उससे प्राप्त नहीं होता है। स्थायी लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब बालक की क्रियात्मक निपुणता के लिए जो उसके शारीरिक मांसपेशियां हैं वो मैच्योर हो जाए, परिपक्वता के स्तर को प्राप्त कर ले। जैसे 4 साल का बालक है और उसे हमें टाइपिंग सिखाना है, तो वो बच्चा की जो मांसपेशियां हैं, ये उंगलियां हैं, उस टाइप वाली मशीन को प्रेस करने के लिए मैच्योर नहीं है, तो बच्चा उस चीज को सीख नहीं सकता। और टाइपिंग के लिए उसकी मानसिकता भी उस तरीके से परिपक्व नहीं है कि वो टाइपिंग के लिए सब अक्षरों को सही तरीके से देख सके, समझ सके और टाइपिंग कर सके। इसका अर्थ हुआ कि अगर 4 साल का बालक है और उसे हम टाइपिंग सिखाना चाहते हैं, तो वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उसका क्रियात्मक विकास सही तरीके से नहीं हो सकता है। अब ये बात है कि क्यों जानना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक जब जान जाएगा कि बालक किस क्रिया को सीखने के लिए कब तैयार हो जाता है, कब मैच्योर हो जाता है, तो वो शिक्षक बच्चे का सही दिशा निर्देशन करेगा, सही उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूप से परिपक्व न हो जाए। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि जैसे बच्चे को चलना सिखाना है, तो बच्चे को जब चलना सिखाना है तो चाहे लाख अभ्यास करा दें, वो बच्चा नहीं सीख सकता जब तक कि उसकी पैरों की मांसपेशियां उसका भार सहने के लिए परिपक्व यानी कि मैच्योर न हो जाएं। आगे देखते हैं इसका जो नियम है कि क्रियात्मक विकास में एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है। क्रियात्मक विकास में पूर्वानुमेय पैटर्न यानी कि पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका है कि ये क्रियात्मक विकास होगा। तो जो क्रियात्मक विकास के लिए पहले से पूर्वानुमेय कर दिया गया है, उसमें 2 प्रकार के क्रमों की बात की गई है। एक है आपका मस्तकाधोमुखी क्रम और एक है निकट दूर विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी क्रम का अर्थ है मस्तक से यानी कि सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, और एक है निकट दूर यानी कि केंद्र से अंगुलियों की तरफ, केंद्र से अंगुलियों की तरफ, केंद्र से पैरों की तरफ, केंद्र से सिर की तरफ। तो ये है आपका निकट दूर का विकास क्रम। तो याद करिए और रखिए कि जब भी पेपर में पूछे जाते हैं तो यह क्रम जरूर पूछा जाता है और इनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको बारीक से आप तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा उत्तर देने में आप असमर्थ रहेंगे। आजकल का पैटर्न चला हुआ है, शॉर्टकट पढ़ रहे हैं लोग, 1-2 पॉइंट पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, कम समय है, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करने के चक्कर में है। लेकिन क्या संभव है कि कोर्स को हम जल्दी से खत्म कर ले और जो उसका सिलेबस का दायरा है उसको कवर भी न करें, तो हम क्या सिलेक्शन ले पाएंगे? सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। उसका रीजन ये है कि सिलेबस को वो कम नहीं करेंगे, चाहे वो 10 दिन का समय दें और चाहे 2 महीने का समय दें। करना है आपको, तैयारी है, आप पूरे सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस को पूरे पढ़ते हुए अगर कम समय है तो अपनी गति को बढ़ाइए। जब गति को बढ़ा देंगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ के जाइएगा, कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो आइए मस्तकाधोमुखी क्रम की बात की जाए तो जो मस्तकाधोमुखी क्रम है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो कैसे? पहले सिर में क्रियात्मक विकास, फिर गर्दन उठाएगा बालक, बाह उठाएगा, हाथ, धड़ और अंत में पैर तथा अंगुलियों में उसका क्रियात्मक विकास होता है। आप सामान्य तौर पर देखिए कि जब कोई बालक होता है, शिशु होता है, तो वो उंगलियों को बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन हाथ पैर को उठाता है, पटकने की कोशिश करता है, देखते होंगे, हिलाता डुलाता है। इसका अर्थ ये है कि बालक के सिर से पैर की ओर विकास होता है, जिसे हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी क्रम। वहीं पे हम देखें कि एक विकास है
निकट दूर का विकास क्रम। निकट दूर का विकास क्रम का अर्थ है कि उन अंगों का क्रियात्मक विकास पहले होता है जो शरीर के केंद्र में है। तो शरीर के केंद्र में, तो जो पूरा शरीर है इसके केंद्र में क्या क्या है, जैसे ये शरीर है, तो शरीर के केंद्र में, तो शरीर के केंद्र में इतने को ले जा रहा है, किनको किनको, पेट, छाती, बाह और जांग। तो शरीर के केंद्र में पेट, छाती, बाह और जांग, इनका सबसे पहले विकास होगा क्रियात्मक, और इसके बाद फिर शरीर के छोर यानी कि दूर में तो क्या क्या, घुटनों का विकास होगा, पैर की अंगुलियों का विकास होगा और हाथ की अंगुलियों का विकास होगा। अगर पेपर में प्रश्न पूछता है कि पेट, छाती, बाह और जांघ के बाद बालक का जो विकास है घुटना, पैर की अंगुलियों, हाथ की अंगुलियों में होता है, तो यह किस तरह का तरीके का विकास का क्रम है, तो ये होगा निकट दूर का विकास क्रम। लेकिन बच्चे के पहले सिर, फिर गर्दन, बाह, हाथ, धड़ और पैर तथा अंगुलियों का विकास होता है इस तरीके से, तो इसे कहेंगे मस्तकाधोमुखी क्रम। यहाँ पे प्रश्नों को देखिए, उदाहरण को भी देखिए, क्योंकि पेपर में अप्लाइड क्वेश्चन या ये कहें कि जो पढ़ के जाते हैं आप, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है कि उससे संबंधित प्रश्न हो, और हम लोग इस तरीके से तैयारी करें कि हम उस प्रश्न को करने में समर्थ हो सकें। यानी कि हम अपना मानसिक विकास इस तरीके से कर लें कि जो प्रश्न आने वाले हैं वो उससे संबंधित हमारे मानसिकता जो है इतनी तत्पर रहे कि को रिलेट करके अपने पूर्व ज्ञान से उन प्रश्नों को कर सके। तो चलिए इसमें और आगे देखते हैं कि जो कैसे ये मस्तकाधोमुखी क्रम का विकास है। तो जैसे कोई बालक खिसकना सीखना चाहता है तो इसके शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाता है, यानी कि जब बालक कोई खिसकना सीखता है तो शरीर का ऊपरी भाग, मस्तिष्क का ऊपरी भाग उठाना शुरू करेगा। अगर वह बैठना सीखता है तो सिर को खड़ा करना सीखता है, और यदि चलना सीखना है उसको तो बैठना सीखना पड़ता है। यानी कि इस क्रम को सीखने के लिए इस क्रम को सीखना पड़ेगा, यानी कि एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, यानी कि एक क्रियात्मक विकास पे दूसरा क्रियात्मक विकास होगा। यहाँ पे देखा जाए कि कहा जा सकता है निष्कर्ष रूप में कि सबसे पहले शरीर के ऊपरी भाग में क्रियात्मक विकास होगा और उसके बाद निचले भाग में क्रियात्मक विकास होगा। इसी तरीके से एक उदाहरण और देखते हैं। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। सामान्य से विशिष्ट, यहां पे बात समझने की है कि सामान्य पहले बालक के अंदर जो क्रियात्मक विकास होगा सामान्य सा क्रियात्मक विकास होगा, और उसके बाद एक विशेष तरीके का क्रियात्मक विकास होगा। जैसे बच्चा पहले हकला के बोलता था, बोलने में विशेषता नहीं थी, शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता था, हकलाता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बोलना शुरू किया बच्चा तो बोलने में विशेषीकरण पा गया। पहले तो हकला के बोलता था, अब स्पष्ट बोलने लगा। इसे ही कहते हैं सामान्य से विशेष। पहले बच्चा लड़खड़ा के चलता था, सामान्य चाल थी, सही तरीके से नहीं चल पाता था, लेकिन अब बच्चा क्या है कि विशेष तरीके से अब सही से चल लेता है, लड़खड़ाता नहीं है। यही है विशेषीकरण यानी विशिष्ट। तो यहाँ पे है कि क्रियात्मक व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि 2 महीने का बालक है तो वह रंगीन चीज को देखता है, टकटकी लगा के एक लगातार देखता है और उसके ऊपर हाथ पांव फेंकता है। फिर हाथ पांव फेंकने का अर्थ है कि उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केवल वह फेंकने की क्रिया करता है, टकटकी लगा के देखने की क्रिया करता है, लेकिन उस क्रिया में विशेषीकरण नहीं होता है। विशेषीकरण का अर्थ है कि जो उद्देश्य से जो चीज देख रहा है उसके तरफ उसका इशारा सही से नहीं होता है। इसी को कहा जा रहा है कि 2 महीने के बालक को अगर रंगीन वस्तु देखता है तो टकटकी लगा के देखता है और हाथ पांव को फेंकता है, लेकिन जैसे ही वह 6 से 7 महीने का होता है तो वह अपने हाथ को उस वस्तु के विशेष की ओर ले जाता है, यानी कि जो वस्तु है उसके तरफ धीरे धीरे, या ये कहें कि विशेषता लाता है। अब पहले ऐसे फेंकता था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि अब उसी वस्तु की तरफ अपने हाथ को ले जाता है। इसे कहते हैं विशेषीकरण।
वो यही है कि जब बच्चा 2 महीने का होता है तो लगातार देखता है, हाथ पांव फेंकता है, लेकिन जैसे वही बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है तो अपने हाथ को उस विशेष की वस्तु की ओर लेके जाता है। आइए देखते हैं अगला जो क्रियात्मक विकास का नियम है वो क्या कहता है। तो अगला जो क्रियात्मक विकास का नियम है कि क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव का अर्थ है कि जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, इन लोगों ने जब बालक के क्रियात्मक विकास की बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों में जो क्रियात्मक विकास है वो एक निश्चित पैटर्न पे होता है, और जब निश्चित पैटर्न पे अगर हो रहा है तो इसके लिए एक मानक तय किया जा सकता है कि बच्चे के अंदर ये अवस्थाओं में ये विकास होने चाहिए, ये क्रियात्मक विकास होने चाहिए। तो उसी पे बात की जा रही है, क्या कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, पहले से निर्धारित किया जा सकता है, इसके लिए मानक नॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, और यह मनोवैज्ञानिकों ने बनाए हैं मानक। क्या बालक द्वारा किस तरह व्यवहार किया जाता है, जैसे सीधा बैठना, खड़ा होना, चलना, किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाना और उसको पकड़ना, ये इस तरीके के जो व्यवहार हैं ये पहले से ही निर्धारित हैं। यानी कि बच्चा एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया करेगा, यानी कि बच्चे के अंदर क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी। अब बात आती है कि शिक्षक व माता पिता दोनों के लिए ये क्या काम करेगा। तो शिक्षक व माता पिता दोनों का मार्गदर्शन होता है। इससे क्या मार्गदर्शन होगा कि किस उम्र के बालक से या किसी बालक से न तो ज्यादा और न ही कम उम्मीद करते हैं। यानी कि जब जान जाते हैं कि बालक की इस अवस्था में ये क्रियात्मक विकास होंगे, तो जो अभिभावक हैं और शिक्षक हैं उनसे न तो ज्यादा अपेक्षा करेंगे और ना ही कम। जैसे कोई कहे कि उनका बच्चा, किसी दूसरे का बच्चा 6 महीने में चलने लगा, तो किसी दूसरे का बच्चा वो 10 महीने में चलना शुरू कर रहा है या बैठना शुरू कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये पैटर्न है और इस पैटर्न पे इनको इंडिविजुअल चीजें भी प्रभावित करती हैं। उसी से संबंधित है हमारा अगला नियम। क्या नियम है अगला? कि क्रियात्मक व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता होती है। क्रियात्मक व्यवहार में कैसे? वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि एक बालक दूसरे बालक से अंतर रखता है, वह विकास में भी अंतर रखता है, क्रियात्मक विकास में भी अंतर रखता है और मानसिक विकास में भी अंतर रखता है। हो सकता है कि किसी बालक का मानसिक विकास बहुत तेजी से हो जाए और किसी बालक का न हो, किसी बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो जाए, किसी बालक का शारीरिक विकास तेजी से न हो। यही है वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि एक बालक का दूसरे बालक से अंतर होना। तो ये क्या है? तो विकासात्मक पैटर्न तो निश्चित है, लेकिन किसी में तेज होगा और किसी में कम। कहा जा रहा है कि विकासात्मक पैटर्न होने के बावजूद भी वैयक्तिक भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न बालक की भिन्न भिन्न उम्र में क्रियात्मक विकास के एक ही स्तर नहीं होते हैं। अर्थात कि एक ही उम्र के दो बालक हैं, एक ही उम्र के दो बालक हैं, लेकिन उन दोनों में समान क्रियात्मक विकास नहीं हो सकता। जैसे कि कोई 6 माह में बालक बैठने का कार्य सीख सकता है, तो कोई 10 माह में बालक बैठने का कार्य सीख सकता है। यही है वैयक्तिक भिन्नता, और इस वैयक्तिक भिन्नता के मुख्य कारण आनुवंशिक भी हो सकते हैं, आहार भी हो सकता है और स्वास्थ्य भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो क्रियात्मक व्यवहार है उसको वैयक्तिक भिन्नता प्रभावित करती है। आइए आगे देखते हैं इसमें कि जो क्रियात्मक विकास है इसके नियमों से क्या लाभ है। तो जो क्रियात्मक विकास है सिलेबस में डाला गया है, इसीलिए डाला गया है कि अगर आप क्रियात्मक विकास के नियमों को समझ सकते हैं तो जो शिक्षक है वह बालकों का समुचित एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन कर सकेंगे। समुचित पूर्ण रूप से, और किस तरीके का? वैज्ञानिक विकास। वैज्ञानिक विकास का अर्थ है सिस्टमैटिक विकास उसका कर सकेंगे, यानी कि एक विकास के बाद दूसरा, यानी कि क्रमिक विकास कर सकेंगे। इसीलिए क्रियात्मक विकास के नियमों को जानना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। आइए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं
अगला बिंदु है क्रियात्मक विकास के क्रम, यानी कि सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बालक के अंदर जो क्रियात्मक विकास होता है वो किस क्रम में होता है। तो जो बालक का विकास है, पेपर में देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये कैसे पॉइंट हैं, और ये जान जाइए कि क्रियात्मक विकास के क्रम ये है जो 4 पॉइंट, इन पॉइंट को दे सकता है, पूछा जा सकता है कि शारीरिक विकास है, कि क्रियात्मक विकास है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो आप पॉइंट को बहुत विशेष ध्यान दीजिए और उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको भी ध्यान देते रहिए। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि क्रियात्मक विकास के क्रम में सिर के भाग में क्रियात्मक विकास होगा, फिर धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास होगा, बाह और हाथ में क्रियात्मक विकास होगा, और पैरों तथा अंगुलियों में क्रियात्मक विकास होगा। क्योंकि ये जो बिंदु हैं इन्हें अगर हम याद करें तो पॉइंट को याद रखिएगा, और इस पॉइंट को जो 4 बिंदु हैं, क्या, सिर के भाग में, धड़ के क्षेत्र में, बाह और हाथ में, और पैरों तथा अंगुलियों में क्रियात्मक विकास कैसे होगा। आइए एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि एक बालक में किस तरीके से और किस क्रम में एक क्रियात्मक विकास होते हैं। देखिए, आइए देखिए कि एक बालक में कैसे कैसे क्रियात्मक विकास होते हैं। उनको अगर देखा जाए तो जो बालक है वो जन्म के समय, तो जो जन्म होते हैं बालक का, तो जो बालक जन्म के बाद कैसी उसकी शारीरिक मुद्रा होती है, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। और फिर जब बालक 1 महीने का होता है तो अपनी ठुड्डी को उठाना शुरू करता है। और इसमें देखिए कि प्रैक्टिकली जो आपने पीछे जो 4 पॉइंट देखे हैं वो इसी क्रम में विकास हो रहे हैं। तो सीक्वेंस है। तो जो जन्म के समय बालक इस अवस्था में होता है, फिर उसके बाद जैसे ही बालक 1 महीने का होगा तो अपनी ठुड्डी को उठाना शुरू कर देता है, और जब बालक 2 माह का होगा तो ठुड्डी को बाद अपने इस धड़ को उठाना शुरू करेगा। ये एक क्रम है बच्चे के अंदर क्रियात्मक विकास का। फिर उसके बाद बच्चा जब 3 महीने का होता है तो अगर कोई खिलौना होता है तो उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ देखिए कि उस पकड़ने में पैर भी ऊपर उठ रहे हैं, हाथ भी ऊपर उठ रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह बच्चे के क्रियात्मक सही से विकास नहीं है, अब वो सभी अंगों से काम कर रहा है, यानी कि क्रियात्मक विकास सही तरीके से भी नहीं हुआ। तो 3 महीने का बच्चा खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है, हर अंगों से पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके सही या ये कहें कि क्रियात्मक विकास नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसे सहारा देकर, देखिए सहारा देकर उसको बैठना सिखाया जाता है। और जब बच्चा 5 महीने का होता है तो उसको गोद में बैठाकर खिलौनों को पकड़ना सिखाया जाता है, और खिलौनों को लेकर बच्चा खेलना सीख जाता है। उसके बाद जो बच्चा होता है उसके बाद देखिए बच्चा क्या है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौनों को पकड़ना। जैसे कोई खिलौना झूल रहा है तो बच्चा क्या करता है कि उस समय वो खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है। 7 महीने का होता है तो बच्चा बिना सहारे के वो स्वयं बैठना सीख जाता है, और जब इसके पहले देखिए किसी टिक का सहारा लेके बैठ रहा है, यानी कि बच्चे का जो बैठने का क्रियात्मक विकास है वो किसी न किसी सहारे से है। अब क्या है कि अब बच्चा 7 महीने का होगा तो बिना सहारे का भी बैठना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे वस्तुओं को पकड़ना भी शुरू कर रहा है धीरे धीरे। इसके बाद बच्चा जब 8 महीने का होता है तो बच्चे को कोई सहारा देकर उसको चलना सिखाते हैं। तो ये अवस्थाएं दिखाई, 8 महीने के बच्चे को हम सहारा देकर खड़ा करते हैं, और जब सहारा देकर खड़ा करते हैं तो उसके बाद जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो वो स्वयं किसी न किसी सहारे से या किसी लकड़ी का या कोई भी सहारा हो उसको पकड़ कर स्वयं अकेले, पहले तो अभिभावक उसको खड़ा करते हैं लेकिन उसके बाद बच्चा अब वो स्वयं खड़ा होना सीखता है। जैसे देखिए ये बच्चा है फर्नीचर को पकड़ के खड़ा हो रहा है। इसके बाद बच्चा जब 10 महीने का होता है तो धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है पेट के बल,
और फिर बच्चा जब 11 महीने का होता है तो सहारा देने पर वो धीरे धीरे चलना सीखता है। और फिर बच्चा जब 12 महीने का होता है तो वह बच्चा फर्नीचर या किसी चीज को पकड़कर अब खुद किसी सहारे से किसी चीज को पकड़ता है और धीरे धीरे चलना सीखता है। इसके बाद बच्चा 13 महीने का होता है। अगर घरों पे सीढ़ियां हैं या ऊंचे स्थल हैं तो उन ऊंचे स्थलों पर या सीढ़ियों पर भी धीरे धीरे चलना सीखता है, यानी कि चलने के क्रियात्मक विकास अब बच्चे के अंदर धीरे धीरे हो रहे हैं। और जब बच्चा 14 महीने का होता है तो स्वयं खड़ा हो जाता है, और स्वयं खड़ा हो जाता है तो जब 15वां महीना आता है तो बच्चा स्वयं चलना सीख जाता है। ये एक बच्चे के अंदर जो क्रियात्मक विकास है वो कैसे धीरे धीरे हो रहे हैं इस पर जिक्र किया गया है। और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सीखिए, समझने की कोशिश करिए और इस क्रियात्मक विकास के क्रम को भी याद रखिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक बच्चे के अंदर जो क्रियात्मक विकास होते हैं वो कैसे होते हैं, और यह एक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के तहत हम लोगों ने सीखा है। और डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के तहत हम लोगों ने देखा कि क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं, क्रियात्मक विकास के क्या क्या नियम हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नियम देखे हैं। इन नियमों के बाद हम लोगों ने देखा कि बच्चे का जो क्रियात्मक विकास है वह किस क्रम में होता है, और फिर यह जो बालक का क्रियात्मक विकास है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जो बच्चे का या व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास है। तो हम लोग अगले वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है और ये कैसे प्रभावित करता है और ये कैसे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।